सत्य क्या होता है? व्हाट इज ट्रुथ? दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उनका जो लाइफ है वो सत्य, उनके जीवन का सच ढूंढने के लिए लगा दिया। बहुत सारे उसमें फिलोसोफर्स है, जैसे ओशो है, जे कृष्णमूर्ति है। इन्होंने सत्य के बारे में, सच के बारे में बताया है। तो मैं आज ये जो टॉपिक है वो मैं चुनने के लिए जो मेरी इच्छा थी कि मैं सत्य के ऊपर या सच के ऊपर बोलूं, तो वो ये टॉपिक लेने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि चैनल का नाम देसी ट्रूथर है। और सिर्फ चैनल का नाम है इसलिए नहीं, पर जो भी विचारी व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने ज़िंदगी के बारे में सोचता है कि मेरे ज़िंदगी का सत्य क्या है, और मैं ये क्यों जी रहा हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा मृत्यु होने वाला है, तो मेरा जन्म से मृत्यु तक का जो सफ़र है वो किसने तय किया, मैं क्यों ये ज़िंदगी जी रहा हूँ, या मेरे ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है। अगर मेरे मेरे पास मकसद नहीं रहेगा तो फिर मेरी ज़िंदगी कैसी रहेंगी, बाकी के लोगों से मैं अलग क्यों हूँ। ये सब चीज़ें वो एग्जिस्टेंशियलिज्म में आती है। सो एवरी मैन हैज़, every person, every human being has its urge to search the truth, to discover the truth. So uh, he will be engaged in various activities. So सत्य जो सच है वो ढूंढने के लिए वो खुद को अलग अलग चीज़ों में बिजी कर लेता है, व्यस्त कर लेता है। एक मूवी है जो मैं पिछले 10-12 साल से कंटिन्यूसली देखते आ रहा हूँ। उसका नाम है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल, आप लोग जानते ही होंगे। उसमें फरहान अख्तर जो होता है वो उसके मम्मी के साथ में मुंबई में रहता है। एक्चुअली उसकी मम्मी अकेली रहती है, वो दिल्ली में अकेला रहता है, ऐसा दिखाया है उन्होंने। तो जब उनकी वो बैचलर्स पार्टी होती है और वो स्पेन में घूमने के लिए निकलते हैं, उसके पहले फरहान फरहान की मम्मी जो है वो फरहान को पूछती है कि भाई बेटा तू स्पेन में ही क्यों जा रहा है, क्योंकि स्पेन में उसके पापा रहते हैं। तो उसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि मेरा जो बेटा है वो उसके पापा को मिलने के लिए जा रहा है, वो एक्चुअली अलग अलग रहते हैं। तो उसकी मम्मी को वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दोस्तों ने बैचलर पार्टी प्लान की और इसके लिए हम सब लोग मिल के स्पेन में जा रहे हैं। उसकी मम्मी को ये डाउट आया था कि ऐसा हो सकता है कि वो उसके पापा को मिलने के लिए जा रहा होगा, पर एक्चुअली वो भी रीज़न उसका होता है कि उसको ये जानना होता है कि मेरी मम्मी ने मुझे अकेला क्यों संभाला और मेरे पापा इतनी दूर रहने के लिए क्यों चले गए, ऐसा क्या रीज़न था। वो सब सत्य उसको वो सच जानना था, इसलिए वो स्पेन में जा रहा था। और साथ में दोस्तों के साथ में सफ़र भी हो जाता। वो जो बैचलर पार्टी का एक्सपीरियंस था वो भी उसको लेना ही था। तो दोनों वजह थी। जब वो उसके पापा को मिलने के लिए वहाँ पे गया, उसने उसके पापा को पूछा कि आप मेरी अम्मी को छोड़ के क्यों चले गए, तो मुझे इसका सच जानना है। तो उसके जो पापा है उनका रोल नसीरुद्दीन शाह ने किया है। तो नसीरुद्दीन शाह बोलते हैं सच क्या होता है। सच हर एक का अपना अपना वर्जन होता है सच का। तो जब मैंने ये वाक्य बहुत पहली बार सुना था तो मेरे मन में ये वाक्य एकदम ऐसा स्टैम्प जैसा मेरे माइंड के ऊपर आ गया था। तब से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि एक आदमी कितना अलग अलग तरीके से ये अपनी ज़िंदगी के सच को जानता है या समझता है। तो तब से मैंने ये सोचना शुरू किया कि सत्य या सच की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो मैं जो मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ कि
मुझे मेरे नज़रिए के हिसाब से जो ज़िंदगी में दिखाई देता है उसको मैं सच मानता हूँ। पर क्या वो सच में सच है? क्या वो सच में सत्य है? तो इसके लिए बहुत सारे लोग साइंटिफिक तरीके को मानते हैं। जैसे कि साइंस ऐसे बोलता है कि जो चीज़ लॉजिकल हो उसको ही सच मानना चाहिए। जो चीज़ आपको रियल में, सच में, वास्तविकता में दिखती हो, जिसका आप एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, उसको ही आप सच माने। आप कोई भी उटपटांग चीज़ें या कोई भी काल्पनिक चीज़ों के आधार पर कोई भी चीज़ को, कोई भी बात की तरफ देखने का जो नज़रिया है उसको आप सच मान के ना बैठे, उसको हम सच नहीं कह सकते। तो सच का ये एक डेफिनेशन हुआ कि ये साइंस ने बनाया हुआ डेफिनेशन है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो साइंस भी डिफाइन नहीं कर सकती, तो फिर उनका क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद चीज़ें देखो, खुद पढ़ो, चीज़ों को परखो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो। जो भी दुनिया में अभी चल रहा है, या आप, हमारा जब जन्म हुआ था तब से अब तक जितना भी अपना सफ़र हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। वो चीज़ों का अपनी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर हुआ और हमारे माइंडसेट के ऊपर उसका क्या असर हुआ, उसके बाद में हमने एक उसका ओपिनियन, एक जो राय थी वो हमारी शेप होती गई। सो सो द ट्रूथ इज़ the amalgamation of different things that we perceive in reality। तो एक, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सत्य होता है, जो सच होता है, वो बेसिकली जैसा है वैसा ही रहता है, और बहुत सारे लोग उसके ऊपर अपना लॉजिक जोड़ देते हैं, कुछ नया ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे साइंस के बहुत सारे रूल्स होते हैं कि जो 100 साल पहले कोई रूल था तो 100 साल के बाद में कोई साइंटिस्ट ने उसको खारिज करके नया रूल बना दिया। तो ऐसा सच के बारे में नहीं होता। तो इसका मतलब लोग साइंस को भी खारिज करते हैं कि साइंस भी सब चीज़ें प्रूफ नहीं कर सकता, सब चीज़ों के बारे में एविडेंस लाके नहीं दे सकता। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि हमने कॉन्स्टेंटली चीज़ों को एक एनालिटिकल तरीके से देखते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको कोई निष्कर्ष तक ही पहुंचना है या कोई कंक्लूजन ही निकालना है। ऐसा उस निरीक्षण का, उस ऑब्जर्वेशन का एम होना चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ ज़िंदगी को देखना है। जैसा ओशो उनके बहुत सारे वीडियोस में, उनके प्रवचनों में कहते थे कि आपको ज़िंदगी को सिर्फ देखते रहना है, आपको सीयर बनना है, आपको सिर्फ निरीक्षण करना है, आपको सिर्फ देखना है, उसके बारे में जजमेंट भी नहीं करना है। तो जब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, उसका जो मेमोरी रहता है, उसका जो भी हम सोचते हैं उसका हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। और जब भी उसी चीज़ को लेकर कुछ संदर्भ, कुछ रेफरेंस हमको आगे आने वाली ज़िंदगी के अलग अलग इंसिडेंट्स में मिलता है, तब हम दोनों को कोरिलेट करते हैं और उसके ऊपर से हम ये तय करते हैं कि ये चीज़ सत्य है, सच है कि नहीं है। तो जो कोरिलेशन होता है, उसका जो बेस है, वो हमारे ऑब्जर्वेशंस में आता है। तो हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हमने बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखना चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने मोबाइल है, तो मैंने मोबाइल की तरफ सिर्फ देखना चाहिए, ना कि उसके बारे में जानना चाहिए कि इसका कलर ब्लैक है, इसका आगे कैमरा है या पीछे कैमरा है। ऐसा कुछ भी ना सोचते हुए सिर्फ इसको देखना चाहिए। तो देखने से जो बाद में हमारे ब्रेन के ऊपर जो प्रिंट होता है वो सच के तौर पर होता है। सच यहाँ पे क्या है कि मैं ये चीज़ को देख रहा हूँ और मुझे जैसे चीज़ दिख रही है वैसे ही मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ना कि उसमें मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये मैं इससे बात कर रहा हूँ या मुझे ये रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ।
तो निरीक्षण करना सिर्फ। तो जो मुझे फिलहाल मेरे सामने दिख रहा है उसको ही मैं सच बोलूँगा। जो आजू बाजू में नहीं, जो मैं एक निरीक्षण के अलावा उसके बारे में सोचने लग जाऊँ कि ये चीज़ कैसी हो सकती है या मुझे क्या पता नहीं है। हालांकि इसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स है जो दूसरे लोगों ने ऑब्जर्वेशंस करके नॉन फिक्शन राइटिंग में, उनके बुक्स में लिख के रखा है। उसको भी हम एक पार्शली ट्रुथ, एक सच मान सकते हैं, उसको भी हम पूरा सच नहीं मान सकते। पर एक उदाहरण के तौर पर हम ऐसा उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, दुनिया की ज़िंदगी की सच की तरफ देखने का ये एक नज़रिया हो सकता है। ये एज एन ऑब्जर्वर हम उस चीज़ को देख सकते हैं, पर उसको भी हम पूरा सच नहीं मान सकते जब तक हमको खुद को उसके बारे में पूरा पता ना हो। और दुनिया में अलग अलग विषयों के इतने सारे ब्रांचेस है कि एक ही आदमी हर ब्रांच का, हर शाखा का कभी भी अध्ययन नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा ज्ञान, इतना ज़्यादा नॉलेज इस दुनिया में है। तो हम अगर न्यूट्रल रहेंगे तो हमको ये चीज़ समझ में आएंगी। हम न्यूट्रल रहने के बाद में चीज़ों को अलग नज़रिए से देख पाएंगे और सच जान पाएंगे कि नहीं ये मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जैसा नसीरुद्दीन शाह ने ही उस फिल्म में कहा था कि हर एक का अपना अपना अलग वर्जन होता है सच का। तो मैं तुझे क्या बताऊँ, ये मैंने तुझे बताने से अच्छा है कि तू मेरे बारे में क्या समझता है। वो तेरे बारे में, वो तेरा खुद का सच हुआ। पर बाद में उसे ऐसा लगता है कि उसके अम्मी जो उसके बारे में कह रही थी कि फैसल ही उसके अब्बू थे। तो फैसल मतलब जो, जब नसीरुद्दीन शाह उस फरहान अख्तर को छोड़ के स्पेन में चले जाते उनके गर्लफ्रेंड के पास में, तो नसीरुद्दीन शाह की जो वाइफ, जो फरहान अख्तर की अम्मी रहती है, उनसे कोई दूसरा आदमी शादी कर लेता है मुंबई में। तो वो जो सौतेले पिता होते हैं फरहान अख्तर के, वो फरहान अख्तर को पूरी ज़िंदगी भर संभालते हैं, जो कि उसके असली अब्बू नहीं रहते। तो तब जाके उसको अम्मी के बारे में ये समझता है, लगता है उसको कि अम्मी सच कह रही थी। मेरे ये जो नसीरुद्दीन शाह है वो मेरे असली पिता क्यों ना हो, पर जिन्होंने मुझे संभाला है वही मेरे असली पिता है। ये उसको वो अम्मी की जो याद आती है वहाँ पे, और उसको स्पेन में वो समझ में आ जाता है कि हिज मॉम वाज राइट। तो ये जो, ठीक है, नसीरुद्दीन शाह का वहाँ पे थोड़ा वियर्ड रोल है, पर जो उन्होंने जो सेंटेंस कहा था वो, उसका मेरे दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ, मेरी थिंकिंग के ऊपर हुआ कि मैं किसी ने बताई हुई चीज़ के ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकता कि कोई, हाँ, मैं इसलिए मैं जितने भी मेरे फिलॉसफी को मानते हैं या जो भी मैं इस दुनिया में जो भी मेरा फिलॉसफी है वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता है, उनको मैं बताते रहता हूँ। तो उनको मैं खुद होकर यही बोलता हूँ कि आप मेरी चीज़ों के ऊपर भरोसा मत करो। यही सेम जो चीज़ है वो गौतम बुद्ध ने भी कही थी, ओशो भी कहते थे, जे कृष्णमूर्ति भी कहते थे। उनके ही फिलॉसफी से ये मैं पढ़ के आपको बोल रहा हूँ। तो ये मैंने मेरे ज़िंदगी में देखते हुए जो भी चीज़ें मैंने देखी उसका मैंने आकलन मेरी क्षमता से किया। जितना भी मेरा कॉम्पिटेंसी है उस हिसाब से मैंने, उस एबिलिटी के हिसाब से मैंने चीज़ों को जाना, परखा, उसका निष्कर्ष निकाला, उसका कंक्लूजन निकाला। फिर बाद में मैंने तय किया कि मेरे लिए ये चीज़ ऐसी दिखती है, वैसे मैंने उसको प्रस्तुत किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी चीज़ें वैसे ही दिखनी चाहिए। तो मुझे जिस हिसाब से चीज़ दिखती है वो सत्य, वो सच मेरे लिए हुआ। पर एक जो भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे हम धरती पे रहते हैं तो वो एक पृथ्वी है जो गोल है, तो जो ग्लोब है, जो वर्तुलाकार पृथ्वी बोलते हैं इसको, तो बहुत सारे लोग मानते कि ये तो फ्लैट अर्थ है, इसको हम गोल कैसे माने। उनके पास भी साइंटिफिक प्रूफ एविडेंस होता है, इनके पास भी साइंटिफिक एविडेंस होता है, तो किसको माने। मैं दोनों लोगों को नकारता नहीं हूँ, क्योंकि
दोनों लोगों को नकार के मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। धरती पृथ्वी सपाट हो या गोल हो या वर्तुलाकार हो, इससे मेरी ज़िंदगी के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। हाँ, उसके लिए भी वो लोग तर्क देते हैं कि आप लोग, गवर्नमेंट आपको मूर्ख बना रही है या हमको गलत सिखाया जा रहा है जिससे हमारी ज़िंदगी के ऊपर बुरा असर हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो हमने हमारे सिलेबस में से तो छोटे थे तब से अब तक था, हमारा ब्रेन का इतना कंडीशनिंग हो गया है कि हम कितने सारे झूठे चीज़ों को भी सत्य या सच मानते हैं। तो हमको वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो हम अभी हम मैच्योर हो गए हैं, हमको ज़िंदगी क्या है वो समझ में आती है, हमारे आजू बाजू में जो चीज़ें हो रही है उसको हम समझ पाते हैं कि कौन सी चीज़ बराबर है, कौन सी चीज़ गलत है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, जब हमारा ब्रेन कंडीशनिंग जो था वो इन पाइपलाइन था, तब हम ये चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते थे। पर अभी जो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे ज़िंदगी का एक्सपोजर बढ़ता है, वैसे हम वी गेट मैच्योर्ड। तो अब हमारे पास ये कॉम्पिटेंसी आ गई कि हम आजू बाजू में होने वाली घटनाएं जो भी हमारे आजू बाजू में हो रही है उसको हम कैसे नज़रिए से देखें, ना कि लोग बताएंगे उस मार्ग से नहीं। क्योंकि सच क्या होता है, इस राह पर हम चल रहे हैं तो सच के पास पहुंचना ही सच को जानना नहीं है। आप अगर उस मार्ग पे चल रहे हैं, सो दैट पाथ इज ऑल्सो नोन एज द ट्रूथ। ये ज़रूरत नहीं है कि आप सच के पास पहुंच जाए, कोई सच के पास पहुंच नहीं सकता। क्योंकि मैं जो सच मानता हूँ वो सच आपने ही मानना चाहिए, ये गलत है। हो सकता है आपके नज़रिए के हिसाब से आप कुछ अलग ही सोचते होंगे। तो मैं ये मानता नहीं हूँ कि आप मेरे बताए हुए रास्ते को ही सच माने। ये तो एक प्रकार की फिलॉसफी में डिक्टेटरशिप हुई कि जो मैं बोलूँगा वही सच है, बाकी कुछ भी नहीं। तो असली सच ये कोई भी एनालिसिस, कोई भी कंक्लूजन में से नहीं आता है। अभी साइंस बोलता है, साइंस के आज के जो भी एनालिसिस है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, तो 100 साल के बाद में वो भी बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो असली सच है वो हमारा जो रीजनिंग है, हमारा जो लॉजिक है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो जो भी जस्टिफाइबल हो, लॉजिकल हो, उसमें रीजनिंग हो, इंटेलेक्चुअल हो, और जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद में हम कंक्लूजन बना रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, और उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो, उसको हम सच बोल सकते हैं, उसको हम सत्य कहते हैं। अगर कोई लोग एक ही झूठी चीज़ के बारे में 100 बार बोले फिर भी वो चीज़ झूठी रहती है, जैसे मीडिया के लोग करते हैं, जो मीडिया का जो प्रोपेगेंडा होता है वो किस तरीके से काम करता है, वो इसी तरीके से काम करता है कि जो झूठ को वो इतना फैला देते हैं सोसाइटी में कि उनको ऐसा लगता है कि लोगों को वही सच लगने लगे, और वैसा होता भी है, लोगों को वही सच लगता है। पर क्या वो सच में सच होता है? और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो चीज़ हम टीवी में, इंटरनेट पे, बुक्स में पढ़ रहे, देख रहे, वो सब चीज़ें हमने देख के उसका हमारे मन में एनालिसिस करना चाहिए, ना कि उसके लिए दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो सच का जो अस्तित्व है वो कायम रहने वाला है, वो कभी बदल नहीं सकता। तो सबसे बड़ा सच हमको ज़िंदगी का ये मालूम है कि जिसका जन्म हुआ है वो कभी ना कभी उसका मृत्यु होने वाला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसलिए लोग बोलते हैं कि मृत्यु ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। तो अगर ये सच आपको पता है तो बाकी सब चीज़ों के बारे में आपने नहीं भी सोचा या उसको ज़्यादा महत्व ही नहीं दिया, आपने सिर्फ जाना उसको, आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया, आपने उसका निरीक्षण करके उसका कोई भी राय आपके मन में नहीं बनाई, तो भी मेरे हिसाब से वो बहुत है। तो मेरे एक जो फेलो ट्रूथर है, उनके वीडियो से मुझे ये बात समझ में आई कि
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में हम कोई एक राय, कोई एक डिसीज़न, कोई एक ओपिनियन नहीं दे सकते। हमने उनके बारे में आ, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रली रहना चाहिए। हम उसका कोई कंक्लूजन या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहिए। जो है जिसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो सत्य के बारे में मुझे इतना ही कहना था कि मेरे लिए ट्रुथ क्या है और मैं सच किसे मानता हूँ। तो सच में उसे ही मानता हूँ जिसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ खुद की आंखों से। मैं खुद के इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से उसको परखता हूँ। बाद में मैं जो एनालिसिस, उसका जो भी कंक्लूजन बनाता हूँ, जो मेरे लिए सच होता है, जो मैं किसी के ऊपर थोपता नहीं हूँ, मैं उल्टा दूसरों लोगों को बताता हूँ कि आप भी सच जानो, आपका सच जो है आप मुझे बताओ। तो एक दूसरे से वार्तालाप करने के बाद में ही जो एक जिस्ट, जो एक एनालिसिस होगा, जो भी एक सार होगा, उसके ऊपर से हम अपनी ज़िंदगी को रिलेट करके ये तय कर सकते हैं कि मेरे लिए सच क्या है। तो इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू।